Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. So before starting today's lecture, I'll kindly request you all to subscribe to my channel for more knowledgeable content. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की हुई है, इससे रेलिवेंट हम पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. दीज क्वेश्चन रिलेटेड टू द फंक्शंस, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड सो ऑन. मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो NET का प्रेप बैच है, लाइव प्रेप बैच, वो स्टार्ट हो चुका है. यू कैन ज्वाइन दैट बैच. वी आर ऑफरिंग डिफरेंट बैचेस फॉर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, सोशल साइंसेज, लॉ एक्सेट्रा. आप उनको ज्वाइन कर सकते हो डेली बेसिस पे. उसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं. आपको रेलिवेंट प्रेप मटेरियल भी उसमें प्रोवाइड किया जाता है. हमारे जो MCQs का बैंक है उससे उसका आपको एक्सेस दिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो बी गिवन एक्सेस टू पास्ट पेपर क्वेश्चंस. अब NET तो अपने पास्ट पेपर्स रिलीज नहीं करता, बट ओवर द ईयर्स जो इतने अच्छे से हम लोग पिछले फ्रॉम द पास्ट 10 to 11 ईयर्स वी हैव बीन प्रिपेयरिंग पीपल फॉर द एंट्रेंस टेस्ट. तो जब स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट में प्रिपेयर होते हैं तो वी गेट अ फीडबैक फ्रॉम देयर. हम उनसे पूछते हैं कि उनका टेस्ट कैसा हुआ, हमारे प्रिपरेशन बैच को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ ही हम उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि क्या उन्हें कुछ याद है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर था या कैसे क्वेश्चन थे. तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने ये पास पेपर्स का डाटा जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, उसका भी एक्सेस आपको दिया जाएगा. सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को इंशाल्लाह बहुत बेहतर जो है वो बना सकते हैं. एनी वन इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस बैच, तो नंबर्स एंड डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी. यू कैन कॉन्टैक्ट अस. Now let us start solving these questions as a practice. So these were some of the past paper questions जो कि NUST Entrance Test के अंदर पूछे जाते रहे हैं from different chapters including the chapter of functions, derivatives, integrals and analytical geometry. So question number 1 के अंदर आपको ये कहा जा रहा है कि check whether the given function is even or odd. So आपने ये check करना है कि given function even है कि odd है. So a simple and easy way to check whether a given function is even or odd is that you will be plugging up x की जगह पे आप क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे या सब्स्टिट्यूट कर दोगे x की वैल्यू को -x से. इफ यू गेट f of x अगेन, सो इट्स एन इवन फंक्शन. और अगर इफ यू विल गेट -f of x, then it's an odd function. So now let us plug in -x inside it and let us see whether it's an even function or odd function. So f of -x, so this will be -x raised to the power 2 by 3 plus 7. So this was an even function. How? Because I can write it as -x raised to the power 2 whole power 1 by 3. So power के ऊपर power हो तो power they get multiplied. Mathematics का rule है +7 in its own place. So I will get -x का square is plus x square whole power 1 by 3 plus 7. As I told you कि पावर के ऊपर पावर और पावर मल्टीप्लाई होती हैं 2 के साथ 1 by 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बी x रेज टू द पावर 2 by 3 plus 7. सो इन दिस वे अगेन दोबारा जब मैंने f of -x के लिए चेक किया, सो आई अगेन गॉट f of x बिकॉज यही f of x was given to me in the start in the question. So this is an even function. So apparently ऐसा लग रहा था कि ये कोई odd function होगा या neither even nor odd होगा, but it was an even function. So इस तरह का जो function है sometimes ट्रिक करने के लिए एग्जामिनर्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं. Now you need to find out the domain and range of the given function. So क्वेश्चन के अंदर इसने कंडीशन लगा दी है कि f of x is equal to x square minus 16 by x की पावर -4 है, where x कैन नॉट बी इक्वल टू 4. सो x +4 नहीं हो सकता. ये कंडीशन उसने खुद दे दी है क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में x की जगह पे 4 प्लग इन करेंगे, द होल डिनोमिनेटर विल बिकम 0 एंड कांस्टेंट ओवर 0 विल लीड टू, सो कांस्टेंट ओवर 0 विल लीड टू इन्फिनिटी. सो जब भी कांस्टेंट बाय 0 आएगा तो यह हमारे पास इनफाइनाइट बन जाएगा. सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि डोमेन तो हमें पता है कि दैट इज द इनपुट ऑफ अ फंक्शन. So it's the input of the function. So one thing is clear that we cannot give x equal to 4 as an input to this function. So the domain of this function f of x will be, the domain of f of x will be all real numbers except +4. So you cannot plug in +4 inside it as your input. So a set of all real numbers except +4. So +4 आप यहाँ पे नहीं plug in कर सकते, infinite हो जाएगा फंक्शन, अनडिफाइंड हो जाएगा. ओके, सो अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? वी नो दैट द रेंज इज द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन. सो द रेंज जो होती है वो आपके पास
फंक्शन का आउटपुट होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस फंक्शन को एंड लेट्स सी क्या होता है। सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 था, सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सो दिस विल लीड टू एक्स माइनस 4 into x plus 4 divided by x minus 4. So x minus 4 will get cancelled and you will be left with f of x as x plus 4. So f of x की जो वैल्यू है that will become x plus 4 आ जाएगी हमारे पास। अब जब हम इसमें 4 को इनपुट के तौर पे पुट ही नहीं कर सकते थे, यूज ही नहीं कर सकते थे, इसका मतलब है कि जब 4 नहीं आएगा तो जो वैल्यू 4 के ऊपर एग्जिस्ट करती थी वो आउटपुट के ऊपर नहीं आ सकती। तो जब मैं इसमें 4 पुट करूंगा तो 4 प्लस 4 जो आउटपुट आनी थी वो 8 आनी थी, लेकिन मैं 4 तो इसमें प्लग इन नहीं कर सकता। ये सिचुएशन, ये कंडीशन मुझे क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है और मेरी इनिशियली मेरे क्वेश्चन की नीड भी थी। कंडीशन उसने खुद लगा दी थी कि आप x को एज 4 इसमें पुट नहीं कर सकते। सो x 4 पुट करने पे आउटपुट या रेंज जो है वो मेरे पास डैट वाज 8। सो जब मैं 4 प्लग इन ही नहीं कर सकता, 8 मेरे पास आउटपुट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। So the range of this function will be, so the range of this function or the output of this function will be all real numbers except plus 8. So this is the range of this function. ओके जी, सैंडविच थ्योरम को यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। थोड़ा सा सिंपलर क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड। सो सैंडविच थ्योरम आपको क्या कहता था? सैंडविच थ्योरम ये कहता था आपको कि इफ यू हैव लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एंड यू हैव साइन ऑफ mx डिवाइडेड बाय जो भी चीज़ आपके पास आर्ग्यूमेंट में है वही चीज़ अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, mx पड़ा हुआ है, सो दैट विल लीड टू 1। सो दिस थ्योरम वाज नोन एज सैंडविच थ्योरम। सो नाउ इफ वी लुक इनटू दिस फंक्शन, सो इस फंक्शन के अंदर मेरे पास आई नीड ax in the denominator of this sin ax and I need bx in the denominator of this sin bx. So what I will do here is I'll be multiplying and dividing it by a and b। सो ए से भी मल्टीप्लाई किया, बी से भी एंड डिवाइड किया, बी से भी मल्टीप्लाई किया एंड एक्स से भी मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज कि ये जो मेरे पास ए एक्स है, दिस ए एक्स विल बिकम इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस साइन ए एक्स, और ये जो बी एक्स सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो सबसे नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद, व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज दिस ए एंड बी। सो दिस ए एंड बी विल लेफ्ट एट देयर ओन प्लेस, वो जहाँ पे पड़े हुए थे वहीं पे रहेंगे। सो दिस विल बिकम ए बी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ ए एक्स के नीचे ये वाला ए एक्स आ गया था, सो साइन ऑफ ए एक्स आ जाएगा नीचे डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी एक्स के नीचे। सो साइन ऑफ बी एक्स के नीचे ये जो सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो रहा है बी एक्स, दिस विल बिकम इन द डिनोमिनेटर ऑफ साइन बी एक्स बाई बी। दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी क्योंकि लिमिट का थ्योरम ये कहता है कि अगर इफ यू हैव टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड कलेक्टिवली उनके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई हो रही है, सो दैट लिमिट विल बी अप्लाइड ऑन लिमिट एफ ऑफ एक्स एज वेल एंड द लिमिट जी ऑफ एक्स एज वेल। तो जब ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, सो उसके ऊपर भी सैंडविच थ्योरम आ जाएगा। सो दिस विल बी ए बाई बी इंटू a by b into limit x approaches to 0 of x approaches to 0 of sine ax. So that is limit x approaches to 0 of sine ax by ax, एंड डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ऑफ, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ऑफ साइन बी एक्स बाई बी एक्स आ जाएगा मेरे पास। सो ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, तो दैट विल लीड टू सैंडविच थ्योरम आ गया ना, साइन एम एक्स बाई एम एक्स इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 1, दिस इज 1 and I'll be multiplying with a by b. So a by b into 1 will lead to a by b. So the answer of this MCQ will be a by b. So next question is, so you have to find out the limit of the given function. So अगर आप इसमें डायरेक्टली लिमिट प्लग इन करते हो, सो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो यू विल गेट 0 in the denominator, sorry numerator, and when you will plugging in the limit x approaches to 0, so denominator में भी आपके पास 0 आ जाएगा। So 0 by 0 form leads to undefined, so this is not allowed. So what I will do here is I'll be applying up the L'Hopital's rule. So the L'Hopital rules or the L'Hopital's rule says that आप numerator को भी derivate करो, denominator को भी derivate करो, and then you put in the limit, you will get the answer. So what I will do here is before plugging in the limit inside the given function, I'll be derivating the function both in the numerator and the denominator. जब मैं इसको न्यूमरेटर में डेरिवेटिव इसका लूंगा, सो 1 का डेरिवेटिव विल बी 0 माइनस
cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, सो दैट विल बी माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, एंड न्यूमिनेटर का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, सॉरी डिनोमिनेटर का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, सो एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1. तो जब इसका डेरिवेटिव लिया अप्लाइंग द लॉपिटल्स रूल, सो लॉपिटल्स रूल अप्लाई किया मैंने इसके ऊपर. सो लॉपिटल रूल में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डेरिवेट किया गया. सो आई वाज लेफ्ट विद 0 प्लस साइन एक्स बाय 1 विच विल लीड टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑफ साइन एक्स. सो साइन एक्स आ जाएगा. अब जब मैं इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 प्लग इन करूंगा, सो दिस विल बिकम साइन 0 एंड साइन 0 इज 0. 0 इज अ डिफाइंड नंबर. वी हैव नो इशू विद 0. So we have to check for which interval the function is increasing or decreasing in question number 5. So for all the values जिनको आप प्लग करो तो मैं आंसर जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाए. दैट वैल्यू इज विल बी योर अ फंक्शन जो कि आपके पास इंक्रीजिंग होगा. सो फॉर द इंटरवल x अप्रोचेस x ग्रेटर देन 5 दिस विल बी कर लीजिएगा. इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल होगा. यू कैन यूज सॉल्व इट यूजिंग द डेरिवेटिव मेथड, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, विच एवर इज इजियर फॉर यू. बट आपने देखना ये है कि फंक्शन की वैल्यू किस में इंक्रीजिंग है. So calculate the limit. So we need to find out the limit in this function, and in this function we have a natural log of x in the numerator and x in the denominator, and the limit is approaching to infinity. Easy way, again apply the L'Hopital rule. L'Hopital rule is much easier and आपके लिए चीज़ों को जो है वो ज़्यादा ईजी कर देगा, चीज़ें ज़्यादा डिफाइंड हो जाएंगी. सो लॉपिटल रूल अगेन बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर को भी डेरिवेटिव ले लेना है, डिनोमिनेटर का भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है, देन आपने लिमिट प्लग इन करनी है. सो लॉपिटल रूल, जो लॉपिटल रूल आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे. सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जब आपने डेरिवेटिव लेना था इसमें, तो दिस वुड हैव बिकम 1 बाय एक्स, एंड एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाता है मेरे पास. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी में अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई हो रही है. सो दिस हैव बिकम लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो मेरे पास डेरिवेटिव था वो 1 बाय एक्स आ गया था. जब मैं 1 बाय इन्फिनिटी इसके अंदर लिमिट अप्लाई करूंगा, सो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0. रिमेंबर इन्फिनिटी इज 1 बाय 0. सो अगर मैं 1 बाय इन्फिनिटी पुट करूंगा तो दिस विल बी 1 बाय 0. सो सबसे नीचे 0 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके उसने मल्टीप्लाई हो जाना है. सो दिस विल बिकम 0 बाय 1. सो 0 बाय 1 विल बी 0. So now question number 7. So question number 7 was a straightforward question. You needed to calculate the or to find the derivative of the cosecant inverse x. So I have already uploaded the formula lists. You need to remember the formulas of the inverse trigonometric functions, other trigonometric functions. They will make your life easier and चीज़ें सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो एक शॉर्टकट टेक्निक या टिप मैंने आपको बताई है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका नाम सी से स्टार्ट होता है, जिनका इनिशियल जो है वो सी है, उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं. सो कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा. सो -1 ओवर मॉड ऑफ एक्स into under root of x square minus 1. So this is the derivative of cosecant inverse x. डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा. नॉट ओनली कि आपने फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के भी, एंड उसके साथ साथ हाइपरबोलिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स को भी या उनकी वैल्यूज को भी आपने याद रखना है. सम टाइम देयर आर क्वेश्चन इन द NUST एंट्रेंस टेस्ट जिसमें डायरेक्टली आपने वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना होता है, और फार्मूला अगर नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा इट विल टेक टाइम, और ये तो पूरी फिर डेरिवेशन बन जाएगी. डेरिवेटिव ऑफ tan अंडर रूट एक्स आपने फाइंड आउट करना है. तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan अंडर रूट एक्स, tan का डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, सो दिस विल बी सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, एंड फंक्शन को हाइड करके, सो इस सारे फंक्शन को आप हाइड करोगे, एंड हाइड करने के बाद ये जो फंक्शन tan है, जो अंदर चीज़ आपके पास पड़ी हुई है आर्ग्यूमेंट के अंदर, आपने साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है. तो अगर आप देखो x अंडर रूट एक्स मीन्स x की पावर 1/2. सो x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव इज पुरानी पावर नीचे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में साथ, एंड नई पावर -1 हो जाएगी. तो दिस विल लीड टू 1/2 x की पावर -1/2 विच कैन बी रिटन एज 1/2 अंडर रूट एक्स. सो आंसर जो था वहाँ पे इस तरह की फॉर्म में था कि सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स था, जो MCQ का के आपके पास आंसर्स गिवन थे. Calculate the integral of 0. So 0 का integral is constant. Remember, it's not 1 plus c, it's not x plus c, it's only constant. So 0 का integral is a constant. Yes, 1 होता
तो 1 का इंटीग्रल जो है वो x होता, फिर मैं x प्लस c लेके आता. सो दिस इज नॉट द राइट चॉइस, दिस इज नॉट द राइट चॉइस. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर इज द डेरिवेटिव ऑफ 0 इज c. सो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज इन इट. ओके जी, सो वी हैव अ डेफिनेट इंटीग्रल. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट अगेन इट्स नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग. सारी बात इस पर आ जाती है कि आपको फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो ठीक है. अच्छा देखो, और tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना, सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो आई रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये मुझे फॉर्मूला याद है. इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करूंगा. मेरे लिए इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना अब ईजी है. वाई? बिकॉज मुझे ये पता है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ही होता है. एंड वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ वन अनदर. सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर डेरिवेटिव है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सो दिस विल अगेन बिकम दिस फंक्शन. तो यही चीज़ यहाँ पे मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर आई वाज गिवन द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. सो इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन. सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x. tan इनवर्स ऑफ x, द अपर लिमिट इज 0 एंड द लोअर लिमिट इज इंफिनिटी. लिमिट्स प्लग इन कर देंगे. ये डेफिनेट इंटीग्रल है, दिस इज वाई इसके अंदर कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी tan इनवर्स x ऑफ 0. सो tan इनवर्स ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. सो tan इनवर्स ऑफ infinity. So tan inverse of 0 is 0. Tan for 90 degrees is undefined. We all know that tan 90 degrees is undefined. So that is undefined. So that leads to infinity. So this will become 90 degrees, right? So this value is 90 degrees. So 90 degree is 90 degree is? 90 degree is pi by 2. I'll convert it into radians. So 90 into pi by 180 से multiply करोगे to get it into radians. You will cancel it up. This will become a pi by 2. So this is 0 minus pi by 2, because tan infinity was 90 degree, tan inverse infinity was 90 degree, and 90 degree in radian is pi by 2. So minus यहाँ से आ गया, upper limit minus lower limit जो मैंने किया था. 0 minus pi by 2 will minus pi by 2. So no need to solve it via partial fractions. No need to get indulged into difficult things. सेम टेक्निक्स आपने इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करनी है. डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस इंशाल्लाह ये जो भी NET2s आ रहे हैं फरवरी में, उनका भी यही होगा. आने वाले जितने भी NETs हैं उनका भी इसी तरीके का होगा. तो चीज़ें इस तरह की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट इफ आई look into the given function, I will get to know कि इसके अंदर 2 न्यूमरेटर में जो है इट इज कॉमन. सो आई विल बी टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर. सो 2 को मैंने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया. जब मैं इसको कॉमन लूंगा, सो आई विल बी लेफ्ट विद 4x में से जब 2 कॉमन चला गया था, सो आई वाज लेफ्ट विद 2x minus 1 divided by x square minus x minus 6 d of x. Now we all know that if we are calculating an integral and we have the function in the denominator and function ka derivative in the numerator, so this will become natural log of the given function. So if I look into this function now, after taking the 2 common, so this becomes the function. Yes, it is f of x and it is x square minus x minus 6. So quickly जब मैं इसको डेरिवेटिव लूंगा, so derivative will become 2x minus 1 minus 6 का डेरिवेटिव will be 0. So ये बहुत इजी हो गया मेरे लिए कि I have the derivative in the numerator. So this is the derivative, this is the f dash of x and this is the f of x. मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके आपको दिखा भी दिया. So the function here is x square minus x minus 6. जो 2 कॉमन लिया था, it will remain in its own place. So I'll be left with 2 into natural log of the function, and the function was x square minus x minus 6 and plus c. So I will be having plus c here. So this will be plus c. So 2 into natural log of x square minus x minus c and constant of integration, that is plus c. So the next question is find the shortest distance between the point that is 2, 3 and 4x minus 3y plus 10 is equal to 0. Very frequently asked. ये जो इसके अंदर है आपने
पॉइंट एंड लाइन का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करोगे. सो दिस इज सम पॉइंट विच इज 2,3 एंड दिस इज द लाइन विच इज 4x minus 3y plus 10 is equal to 0. We need to find out this shortest distance, is the perpendicular distance होगा. So the formula here to find out this distance s will be, let's say, I'm supposing it, I'm denoting it with by s. So that will be ax plus by plus c divided by a square divided by under root of a square plus b square. So ax plus by is the given line. So the given line here is 4x minus 3y plus 10. So this will be 4x minus 3y plus 10 ka mod divided by under root of a. A is your x ka coefficient, that is 4. 4 ka square 3 minus 3 is your b ka coefficient, that is minus 3 ka square. So this is minus 3 ka square aa jayega. So this will lead to 4 into x. X की जगह पे आ जाएगा 2 minus 3 into 3 plus 10 divided by they are in the mode divided by 4 का square is 16 and 3 का square is 9. 16 plus 9 is under root 25. So this will become 4 2s are 8. 8 minus 9. 8 minus 9 is minus 1. So minus 1 plus 10 is plus 9. So plus 9 by 5 आ जाएगा. So 9 by 5 units will be the distance between this point and the line. Which one of the following represents a horizontal line? So horizontal line मेरे पास क्या होगी कि which is parallel to the x-axis, which is parallel to the x-axis, a line which is parallel to the x-axis. So अगर आप x को fix करते हो तो you will get a line which is a vertical line and which is parallel to the y-axis. अगर आप y को fix करोगे तो you will get a line which is parallel to the x-axis. So let's say x is 0, y is fixed to, let's say, plus 3. So 0, 3, this is the point. Now x is 1, y is fixed to plus 3, this is the point. So now again x is plus 2, y is fixed to 3. Again x is minus 1, y is fixed to plus 3. So if you will be fixing the y coordinate, ठीक है, अगर आप y axis को fix करोगे तो you will get a line which is parallel to the x axis. And अगर आप x axis को fix करोगे तो you will get a line which is parallel to the y axis. So in that situation आपके पास इस तरह की line जो है ना वो बनेगी जो कि parallel होगी to your y axis. ठीक है जी. So इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं. So again, so x equal to minus y, ये भी मैं बता देता हूँ. This is a line which will intersect the second and the fourth quadrant, and x equal to y will be the line which will intersect the first and the third quadrant. So these are some important lines जो कि अगर आपको जिनका आइडिया होगा so it will save your time in the exam. So anyways, coming back to the question, कह रहा था कि which of the following line represents a horizontal line. So horizontal line तब होगी जब आप अपने y axis को fix करोगे तो you will get a line which will be parallel to the x axis. तो ये बात मैंने explain कर दी. So option is option B, which is y is equals to c. मैंने जो start में orange line draw की थी वो इसको represent करा था. तो मैंने इन सबको explain इसलिए कर दिया अगर इनका concept होगा तो things will be easier for you in the paper. So you are given two lines L1 in the question number 14. They are L1 and they are and another line L2, and you were asked to find out the angle between these lines. So to find out the angle between the lines, the formula is tan theta is equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. Right? So it's 1 plus m1 m2 आ जाएगा मेरे पास. मैं इस लाइन की भी स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ, इस लाइन की भी स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ, एंड आई विल बी प्लगिंग इन द स्लोप्स इनटू दिस फॉर्मूला, एंड फिर जब मैं tan इनवर्स लूंगा तो आई विल गेट द एंगल, बिकॉज ये तो tan थीटा बता रहा है. आई नीड टू फाइंड आउट द एंगल विच इज थीटा. मैंने इंक्लिनेशन बतानी है या अल्फा, जो भी आप इसको नेम दोगे. So for the first line that was x minus y plus 3 is equals to 0, y is equals to x plus 3 आ जाएगा. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको कंपेयर करोगे y is equals to mx plus c होता है. So x के साथ जो है वो आपका स्लोप है. तो इस सिचुएशन में इसकी स्लोप इज 1. द स्लोप हेयर इज 1, राइट.
सो m1 इज 1, m2 भी मुझे नजर आ रहा है कि वो 1 ही आएगा अगेन, क्योंकि सॉरी वो तो -1 बल्कि आएगा। y इज इक्वल टू -x -9 हो जाएगा। कंपैरिजन में लाओगे जब आप इसको mx प्लस c के साथ, सो m की वैल्यू विल बी -1, सो m2 विल बी -1, m2 की वैल्यू इज -1। यहाँ पे आप इसको प्लग इन कर लेंगे। जब आप इसको प्लग इन करेंगे इन द फॉर्मूला, सो दैट इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 minus m1 m2, so m1 is -1, sorry, is +1, and m2 is -1, so +1 into -1, that will lead to plus minus minus, so that will lead to -2 over 0, so -2 over 0 is infinity, that is undefined, so this means that tan theta is equals to -1 आ रहा है मेरे पास, theta is equals to tan inverse of sorry infinity आ रहा था ये मेरे पास, ठीक है। This whole term tan theta was infinity, so tan theta inverse of infinity is 90 डिग्री। वैसे भी अगर आप देखो तो एक स्लोप मेरे पास आ रही थी m1 वो 1 आ रही थी, m2 जो थी मेरे पास सेकंड स्लोप -1 आ रही थी। दोनों स्लोप्स का अगर प्रोडक्ट -1 होगा तो लाइंस वैसे भी परपेंडिकुलर होती हैं, तो 1 इंटू -1 जब किया था -1 था, तो वहाँ से भी नजर आता था कि एंगल जो है 90 डिग्री है। तो लाजमी नहीं है कि आप इसमें प्लग इन करते तो ये एंगल आता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप डायरेक्टली भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो 90 डिग्री है। बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर इस कंडीशन की वजह से, सो यू कुड हैव सेव टाइम इन द एग्जाम। सो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, मैंने बता भी दिया कि शॉर्टकट आप उस पर कैसे लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट अ स्लोप ऑफ अ लाइन हुज वन पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड द अदर पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, द क्वेश्चन इज इजी टू सॉल्व, थोड़ा सा इसमें टेक्निक लगाना पड़ेगा, सिर्फ स्टेटमेंट उसने ट्रिकी बनाने की एग्जामिनर ने हमारे लिए थोड़ी सी सिचुएशन को ट्रिकी करने के लिए उसने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये बात की हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है, कौन सी लाइन जो है उसकी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। तो कौन सी चीज़ यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन है जिसका एक पॉइंट लाई करता है ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड द अदर पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। सो वी ऑल नो डैट यहाँ पे x नेगेटिव चल रहा होता है, इस तरफ x पॉजिटिव चल रहा है मेरे पास, ठीक है। सो x यहाँ पे x चल रहा है इस एंड पे, एंड आई हैव y हेयर and y bar over here, या y dash over here. So one point lies on the negative x-axis and the other point lies on the negative y-axis. So कुछ इस तरह की लाइन है जो कि हमारे पास है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो we know that the slope is, like, comment, and subscribe.